प्रिय स्टूडेंट, तो फिर से आज की क्लास में हम क्लास 10th का यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। देखिए इस चैप्टर में हमने 3 क्लास ले चुके हैं अभी तक में, यानी 2 क्लास और बाकी थे, यानी एक क्लास आज का और एक और होगा, यानी अब यही 2 क्लास में ये क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन जो होगा ना पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा दो क्लास किस तरीका से लगेगा हम बात करेंगे आप सभी से। तो देखिए आज का क्लास में थोड़ा सा थ्योरी जो बचा हो वो तो पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कल के क्लास में जितना भी है सिद्ध करने वाले दर्पण का सूत्र हो जाएगा और F=R/2 ये सारे सूत्रों को हम क्या करेंगे उसमें सिद्ध करने के लिए सीख लेंगे कल की क्लास में। लेकिन आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन बाकी है, उन्हीं क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक बेहतरीन तरीका से। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से बात बताना चाहूंगा, देखिए अभी तक आप हमारे यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का कौन सा क्लास है, ये जो 4th क्लास होने जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन का 4th क्लास, यानी कौन इस क्लास में जो है इस चैप्टर में जो है ना यानी 5 यानी क्लास लेना पड़ा तब जाकर पूरी तरीका से ये यानी कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ से, देखिए हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, कल जो यहाँ तक हुआ था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर तक हुआ था, लेकिन आज जो होगा यहाँ से होगा यानी किरण आरेख होगा। यानी किरण आरेख बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये सबसे पहले ये जान लेना जरूर है कौन सा दर्पण में ये चलेगा। किरण आरेख यानी 2 दर्पण है ना, यानी उत्तल और अवतल दर्पण जो है ये कौन सा दर्पण है, यानी ये जो है ना वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये चलेगा। किरण आरेख जो है ना अवतल दर्पण में ये अभी चल रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, यहाँ पे लिखा तो होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। तो चलिए यहाँ पे ये अवतल दर्पण में देखते हैं किरण आरेख को एक महत्वपूर्ण तरीका से। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, क्या कहता है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, अनंत के मतलब क्या है, यहाँ पे ये वस्तु है देख रहे हैं, ये सारे ये क्या है वस्तु है, ए भी क्या है वस्तु, अनंत पर रख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा देखिए आप ये वस्तु तो अनंत पे है, यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ से गया है। अब देखिए तो इसका जो है प्रतिबिंब किस तरीका से बनेगा, देखिए प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखिएगा ना आप तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका इमेज जो बनेगा फोकस पर बनेगा। फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्या है फोकस है, ये वस्तु है, यहाँ से किरण गया है और यहाँ से किरण आने के बाद क्या है इस दिशा में लौट करके फोकस होकर नीचे से भी गया है, यानी किरण तो क्या है यहाँ फोकस होकर गुजरती है। आपको ये पता है यानी प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है वो फोकस से होकर लौटती है, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरीका से गया है तो जो कि लौटा, और बीच से भी गया है किरण, ये जो कि जो किरण क्या होती है ध्रुव से आती है तो ध्रुव से ही लौटती है। अब देखिए प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, फोकस पे बन जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बिंदु तो होता है, और प्रतिबिंब वास्तविक, यदि आप ये लिखिएगा प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहले इसका जो है छोटा बनेगा, क्या बनेगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद जो बनेगा यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, और उसके बाद में उल्टा भी बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब इसका बनेगा, यानी छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यानी जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में, जब वस्तु को अनंत पे अवतल दर्पण में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ये रखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और यहाँ पे लगेगा, इस नंबर को टिक लगाइएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा, आप देखिए किरण आरेख, जब वस्तु को पूरा ये जितना भी अभी चलेगा ये अवतल दर्पण में ही चलेगा। यहाँ आप देख लीजिए चित्र में देख लीजिए अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण ये है पूरी तरीका से। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र यानी पे रखा जाए, यानी वक्रता केंद्र पारे मतलब बीच में रखा जाए, क्या कहता है बीच में रखा जाए, यानी जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब यहाँ देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ये प्रतिबिंब है, यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ पे रखा गया है
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से किरण आरेख गया है, फोकस से यहाँ पे लौटा है, फिर यहाँ से गया है, फिर यहाँ से लौट गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इसका जो प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना, ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस। अब ये दोनों के बीच में बन गया, ठीक ना। प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज सुधारने का बात है, यानी बीच बनेगा, क्या होगा, बीच हो जाएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, बीच हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को कह रहा वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे किस तरीका से बनता है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र कहाँ पे, ये है ना वक्रता केंद्र, यहाँ पे हम ए वस्तु रख दी, वस्तु का नाम ए भी है, यहाँ पे देख लीजिए। दर्पण को यहाँ पे एन और एम से सूचित कर दिया गया। यहाँ से आया है प्रकाश की किरण और यहाँ से लौट गए, फिर इधर से भी आया है और यहाँ से लौटा है, ठीक ना। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। वक्रता त्रिज्या है का, यहाँ बन जाएगा, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या जब वस्तु को करा वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया, ठीक ना, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता। प्रतिबिंब क्या बनता, वक्रता केंद्र पे ही बनता। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा समान आकार का होता है, कहाँ पर होता है, समान आकार का होता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का होता है। अब यहां देखिए चौथा को देखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तो यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से, वक्रता केंद्र कहाँ है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र ये है और फोकस यहाँ पे रख दे, इन दोनों के बीच रख दिया है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा देखिए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पार यानी बीच बनता। वक्रता केंद्र के पारे पे वक्रता केंद्र है कहाँ, है का, यहाँ देखिए, और यहाँ प्रतिबिंब ये बन गया, ठीक ना, बनता। और प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक और छोटा बनता है, क्या उल्टा बनता है। यानी यहाँ देखिए जिस तरीका से इसको दूर भेजते जाएंगे हम, यानी लग करते जाएंगे, उस तरीका से क्या होगा, प्रतिबिंब भी बड़ा बनते जाएगा। यहाँ प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, फोकस कहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है जब वस्तु को फोकस पे हम रख देते हैं, तो फोकस कहाँ पे, ये है फोकस, यहाँ पे रख दिया जाए यानी वस्तु को, तो देखिए ये तो यहाँ पे किरण गया और इस तरह से लौटा है, फिर यहाँ से गया, यहाँ से लौटा है। अब देखिए अनंत पे यहाँ पे रखा गया, तो ये बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा लेकिन बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा करेगा, लेकिन प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। इसमें उसमें था बड़ा, इसमें होगा बहुत बड़ा, फोकस पे बन गया तो बहुत बड़ा बनेगा। अब देखिए छठा नंबर, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, अब ये ध्रुव हो गया, ये क्या होगा, फोकस, इसके बीच रख दिया है यहाँ देखिए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा मुख्य अक्ष के दूसरी ओर बनेगा। मुख्य अक्ष कहाँ है, दूसरी ओर बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा और बड़ा बनेगा। यहाँ देखिए बड़ा और सीधा और काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा और सीधा और काल्पनिक बनेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, कहाँ पे चला गया, लगता है इंड बटन तो नहीं दबा गया, थोड़ी सी समस्या आ जाती है। हाँ यहीं पे थे। अब देखेंगे यहाँ पे किरण आरेख को अवतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण इससे पहले देखिए, अब देख लेते हैं, यानी उत्तल दर्पण में हम देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा करा उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख कर जब वस्तु पर अनंत होती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ प्रतिबिंब छोटा और वस्तु रूप बनता है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। अनंत पे देखिए रख दिया है कि वस्तु की यहाँ पे पता नहीं चल रहा अनंत पे कहाँ है, नहीं है, वहीं से आ रहा है बहुत दूरी से, तो प्रतिबिंब बन जाएगा छोटा सीधा और ध्रुव बनेगा। कहाँ बने, ध्रुव यहाँ पी है, यहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब। अब जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा तो प्रतिबिंब छोटा सीधा और काल्पनिक बनता है, लेकिन यह ध्रुव के पीछे दिखाई देता है। ये क्या होता है, ध्रुव के पीछे दिखाई देता है। अब यहाँ देखिए पूरा किरण आरेख को हमने देख लिया, यहाँ पे पूरी तरीका से कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ हम देखते हैं अवतल दर्पण में वस्तु रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब के नियम देखिए, जब अवतल दर्पण पर हम प्रतिबिंब मतलब वस्तु को रखने पर उसे प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगा, उन्हीं के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, देखिए जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो वाह देखिए यहाँ पे एक बार शॉर्ट में भी लिख दिया हम, देखिए वास्तविक और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना।
जब वस्तु को करता है केंद्र पर रखा जाता है वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनता है। जब वस्तु को करता है केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा 6 गो उसमें था, 6 गो यहाँ पे भी डाल दिया है। जब वस्तु को फोकस ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कारक देखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस और छोटा और सीधा बनता है। बार बार इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। यही थे ना, ठीक ना। करा जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, कहा है जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे और छोटा सीधा बनता है। प्रतिबिंब के पीछे छोटा और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे टिक कर देंगे, इस ऑप्शन नंबर नहीं है, यहाँ पे यही आंसर है। अब देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के लिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए, तो कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग हम करते, देखिए सबसे पहले हजामत दर्पण के रूप में करते इसका, रोगियों को मुंह और गला। देखिए ये जो अवतल, देखिए एक बात हम समझा देते हैं आपको ट्रिक से, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एक होगा अवतल दर्पण और एक होगा उत्तल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये हो जाएगा, उत्तर लिख दिए तो उत्तल हो जाएगा, ठीक ना। अब ये देखिए ये बड़ा प्रतिबिंब बना था और ये छोटा बनाता था, तो रोगियों के जब नाक कान गला देखेगा उसको बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तभी न देखेगा, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इस तरीका से आप। अब यहाँ देखेंगे हम सौर कुकर में, देखिए सौर कुकर में भी प्रयोग होता है, सर्च लाइट में भी, टॉर्च में भी, टेम्प और लैंप। देखिए टॉर्च में क्या होता है, दूर तक है रोशनी को यानी फेंकने के ये काम करते हैं। सर्च लाइट में देखते होंगे रोड किलाने लगा होता है, टेबल लैंप में भी लगा होता है, सोलर कुकर में भी लगा होता है। हजामत दर्पण अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, अब यहाँ पे ये बात बताना है कि हजामत दर्पण में जो होती है ना अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। जिस तरीका से यहाँ पे आपने देखे थे पहला नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ दिया, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको VVI क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा जब दर्पण के पास वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, क्या पर रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा और आभासी बनता है। कैसे बनता है, बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। जब दर्पण के पास वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच देखिए रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा और आभासी बनता है, ठीक ना। और इससे दाढ़ी साफ दिखती है और आसानी से कटाई की जा सकती है, इसलिए हजामत दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। सैनुअल में देखते होंगे ना, यहाँ पे जब आप जाते होंगे अपना चेहरा को देखते होंगे तो वहां पे बड़ा प्रतिबिंब बनता होगा। बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण ही तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना। अब यहाँ देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में क्यों होता है, हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में क्यों होता है, क्यों होता है सौर कुकर में, देखिए जब सूर्य की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ती है, जब सूर्य की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, क्या करा, जब सूर्य की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सारी किरणें फोकस पे आकर इकट्ठा हो जाती है। मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक ना, और यहां से प्रकाश गया और ये प्रधान अक्ष यहाँ फोकस पे मिल गया, यहां से भी प्रकाश गया, ये फोकस पे आकर मिल गया, ठीक ना। तो इससे बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है, यानी सारा प्रकाश की किरणें को हम एक जगह ही मान लिया एकत्रित कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, ऊष्मा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए कुकर में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गया है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है, जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है तो प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, प्रधान अक्ष समांतर निकलती है। इस कारण से अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है ताकि तेज रोशनी आगे की तरफ फेंकी जा सके। देखिए गाड़ियों के हेडलाइट का क्या होता है, वो आगे तक रोशनी को फेंकता है ना, दूर तक काफी फेंकता है ना। कैसे फेंकेगा, तो यहाँ फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है, नहीं फोकस से भेजा जाता है, जो किरण फोकस से आती है फोकस से ही लौटती है ना,
फोकस से भेजा जाता है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष से क्या हुआ, समांतर हो जाती है। तो इस कारण से अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है ताकि तेज रोशनी आगे की तरफ फेंकी जा सके। अब यहाँ पे देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीम लाइट में क्यों किया जाता है। एक कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना वो स्ट्रीम लाइट में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो रोशनी को फैलाने का काम करती है। प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष और उसके समांतर भेजने पर वे परावर्तन के बाद चारों ओर फैल जाते। क्या होता है, जिस तरीका से यानी उत्तल दर्पण पे आया प्रकाश, लेकिन वो क्या करेगा, पूरी तरीका से उसको फैला देगा। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है ताकि अधिक क्षेत्र में रोशनी फैल सके। क्या होगा, मान लीजिए उसमें लाइट यदि नहीं लगेगा, उत्तल दर्पण जो नहीं लगेगा वो एक ही जगह रह जाएगा, छिटकेगा नहीं, फैलेगा रोशनी नहीं, तो इसीलिए उसमें लगाया जाता है। आप लोग रोड के किनारे देखे होंगे, कहीं कहीं पे चौकर पे, गली मतलब किनारे यानी रोड पे तो लगा होता है स्ट्रीट लाइट वहां पे। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। अब इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में देखने पर वस्तु छोटी दिखती है। क्या दिखती है, उत्तल दर्पण में वस्तु को देखते हैं तो वह छोटी दिखती है, लेकिन देखने का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। देखने का क्या होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कह रहा है, अब यहाँ पे समझ लीजिए इसको, कह रहा उत्तल दर्पण में देखने पर वस्तु छोटी दिखती है लेकिन देखने का क्षेत्र बड़ा होता है। देखिए वहां पे जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, मतलब आगे तो चला रहा है लेकिन देखेंगे पीछे में कौन क्या चीजें हो रहा नहीं, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन पास देना क्या देना, तो साइड मिरर में लगाते हैं, साइड मिरर में देख लेते हैं। लेकिन वहां पे तो प्रतिबिंब जो छोटा बनता है, लेकिन क्या था, एरिया बहुत दूर का रहता है वो चीज, इमेज जो बनाता है। इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता ताकि ड्राइवर को पीछे का ज्यादा क्षेत्र दिखा सके, यानी ज्यादा से क्षेत्र को दिखने के लिए क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अदृष्टि परिपाटी का देखेंगे, परिपाटी दृष्टि परिपाटी क्या है, गोलाकार दर्पण में कभी प्रतिबिंब आगे कभी पीछे बनता है, कभी सीधा और कभी उल्टा बनता है। तो कह रहा इस स्थिति को समझने और दिशा को तय करने के लिए नियम बनाया गया जिसे दृष्टि परिपाटी कहा जाता है। अब यहां देखेंगे नियम, कारण सभी दूरी दर्पण के सतह और ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दाईं ओर की गई माप धनात्मक होती, क्या होता है, धनात्मक होती है, और बाईं ओर की माप जो ऋणात्मक हो जाती है। प्रधान अक्ष के ऊपर की माप ऋणात्मक होती है और प्रधान अक्ष के नीचे की माप अच्छा ये धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक होती है। अवतल और उत्तल दर्पण की देखेंगे पहचान। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अवतल और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान करना है। तीन दर्पण का, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण का पहचान करना कैसे करेंगे। यदि हमें पता चलता है कि सामने वाला दर्पण जैसा हो, इस प्रकार का पहचान कर सकते। यदि हम नहीं यहाँ देखिए, यदि हमें नहीं पता है कि सामने रखा दर्पण कैसा है तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। चलिए तो किस प्रकार पहचान, यदि दर्पण का प्रतिबिंब कभी बड़ा और कभी छोटा बनता है, देखिए यदि दर्पण का प्रतिबिंब कभी छोटा और कभी बड़ा बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अब यदि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बने तो उत्तल दर्पण होगा, यदि प्रतिबिंब बराबर आकार और सीधा बने, स्पष्ट बने तो यह समतल होगा। यानी यदि प्रतिबिंब छोटा बन जाएगा केवल तो उत्तल हो जाएगा, छोटा और बड़ा बनेगा तो अवतल हो जाएगा। यानी समतल यानी बराबर आकार का बने, प्रतिबिंब क्या हो गए, बराबर आकार का बने और सीधा बने तो समझ जाएगा वह समतल दर्पण है। समतल दर्पण का उपयोग आप लोग घर में करते होंगे चेहरा देखने के लिए। और यहाँ देखिए संक्षेप में पहचानने के तरीके देखिए, जिस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दोनों बनता है वो अवतल होता है, ठीक ना। उसके बाद देखें जिस दर्पण प्रतिबिंब हमेशा छोटा उत्तल, जिस दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है ये समतल होता है। उसी को रिपीट किया गया है। कारण एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहां पर रखा जाए कि वह जलने लगे और यह घटना क्यों कारण होती है। देखिए मान लिया जाए, अब यहाँ पे कहां पर रखेंगे, अब यहाँ देखिए मान ली यहाँ पे है ये दर्पण, यहाँ से प्रकाश भेजी, यहाँ फोकस होकर लौटेगा नहीं, यहाँ से भी भेजी, लेकिन फोकस पे वस्तु को रख देंगे तबे न प्रकाश इसको ज्यादा, यहाँ यहीं पे फोकस पे प्रकाश उसमें ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, गर्म जो हो जाएगा वहां पे कागज जल जाएगा। वही कारण है यहाँ से, जब कागज को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो वह जलने लगता है।
अब देखिए क्यों जलने, क्योंकि अवतल दर्पण में जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वे सभी किरण एक बिंदु पर मिलती है और इसलिए वहां पर प्रकाश की ऊर्जा अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है और कागज जलने लगता है। क्या होता है? कागज जलने लगता है। अवतल दर्पण में सिद्ध करके यहाँ बताना है। प्रमाण यहाँ हम देख लेते हैं करा। मान लो एक अवतल दर्पण और जिसका ध्रुव जो है P और वक्रता केंद्र C और बी ए प्रधान अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यही चीज दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ सिद्ध करने वाला दिया है। देखिए सिद्ध करने वाला हम तो बताए थे आप लोग को, एक ही क्लास अब इसमें होगा, यानी जिसमें हम अवतल और उत्तल दर्पण के मतलब दोनों दर्पण में दर्पण का सूत्र और r/r/2 सिद्ध कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, मतलब एक बार रिविजन भी करना चाहेंगे तो कर लीजिए। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए। यहाँ पे अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास अब क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई चीज तो छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। तो खाली जगह कहीं पे है, हाँ यहीं पे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए मान लिया जाए इसका दर्पण, इसमें दो इंपॉर्टेंट हम पढ़े, एक उत्तल और एक अवतल बने हैं। यानी ये अवतल दर्पण है और यहाँ बना लेते हैं हम, ये उत्तल दर्पण बना लेते हैं हम, ठीक ना। और इसमें जो होता है ना इधर का सारा चीज ये क्या होती है, प्लस धनात्मक होती है और इसका ये वाला भाग सारा चीज ऋणात्मक होती है, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा। हालांकि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, अब कल सिद्ध करने वाले हम इसी टाइम पे लेकर आएंगे, तो तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।